जी सर, मैं आवाज चालू करके मैं सर को सर मैं आवाज चालू कर रहा हूँ। स्टार्ट है। एक सेकंड। जी सर बोलिए, चालू कर रहा हूँ मैं सर। एक सेकंड। जी हाँ किसका कॉल आ रहा था यार? सर, वो चालू कर दीजिए। सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 वेलकम, नमस्कार नमस्कार। तो क्या हाल चाल मेरे एमपी के लड़के लड़कियों, मोड़ा मोड़ियों और मेरे सभी शेर शेरनियों को पहले तो दिल से राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे है आपका जुनून? इस बार आ गए हैं फिर से माहौल में गर्मी बढ़ाने के लिए, आप सभी के लिए लेकर एक और जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन और जिंदाबाद सेशन। थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पूरी कायनात आपको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं सकती आप लोगों के पास आने से। तो हो जाइए तैयार और अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अभिषेक राजपूत सर, प्यार से आप मुझे अभी भैया भी बोल सकते हैं। और आपको मैं पढ़ाने वाला हूं परिश्रम बैच में मैथमेटिक्स की जबरदस्त शानदार क्लास। तो हो जाइए तैयार। और सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि कौन कौन एमपी में कहां से बिलोंग करता है। और सबसे पहले मुझे बता दीजिए चंबल क्षेत्र के कौन कौन है। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, चंबल क्षेत्र, भिंड मुरैना ग्वालियर के मेरे शेर कौन कौन है, एक बार बता दीजिए। अभिषेक सर आप सभी के लिए आ चुके हैं और अब मौका है कुछ कर दिखाने का। क्या बात है, देख पा रहा हूं मैं, अरे बाप रे, आप लोगों की कमेंट ही इतनी फास्ट जा रही है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं। इतनी स्पीड के साथ आपके जोश, आपके जज्बे को मेरी ओर से सबसे पहले तो सलाम। मेरे शेरों, मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को इस बार मेरिट में स्थान दिलाने की, मैथ्स में 100 में से 100 अंक दिलाने की। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स से मोहब्बत होगी। और मेरा आप लोगों से वादा है, इस पूरी की पूरी जर्नी में आप सभी को मैथ को फील करवाते हुए मैथ से मोहब्बत करवा दूंगा। मेरे सभी राजा बेटा और राजा बेटियों को अब मैथ से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली है। तो फाइनली ये परिश्रम बैच की पहली क्लास है और फाइनली मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। और विश्वास मानिए, इस टॉपिक में जो 1.1 प्रश्नावली है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो हो जाइए तैयार और दीजिए इजाजत आज के हमारे इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करने की। बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य आपको मैथ्स को बिल्कुल जीरो से उठाकर टॉप लेवल पर ले जाना रहेगा। मेरी कोशिश आप लोगों के साथ जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, एक बड़े भाई की तरह आप लोगों का साथ देने की रहेगी। मैथ्स को आपको जरूरत पड़ेगी तो हाथ पकड़कर भी सिखाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो समझ रहे हो ना? तो क्या बात क्या बात क्या बात, राधे राधे सभी को, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो मेरे सभी मोड़ा मोड़ियों को अब लगता है मुझे इजाजत दे ही देनी चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे इस शानदार सेशन को आप सभी के साथ। भैया आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं तो आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, ईमानदारी से मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना जरूर, 11th में ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने घोर पाप किया था? ऐसे कितने बच्चे थे 11th में जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की? हाँ जी, क्या बात क्या बात। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन तो बनता है, जरूरी है भाई, देना जरूरी है इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अभिषेक सर है, ग्वालियर से बिलोंग करता हूं, चंबल क्षेत्र से आता हूं, डाकुओं की, डकैतों की भूमि कहा जाता है जिसे, है जी। और थोड़ा स्पेशल लगाव भी है, आप मुझे प्यार से अब भी डकैत भी बोल सकते हैं, है ना? तो
परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारे बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेंट्रल एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम और स्टेट एग्जाम में फोड़ा है। और आपको बता दूं कि स्कूल के लेवल पर एमपी में, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, एमपी बोर्ड मेरी शिक्षा का जरिया रहा है और मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है एंड मैथ में 100 में से 100 का स्कोर अचीव किया है। चाहे आप 10th की बात कर लीजिए, चाहे आप 12th की बात कर लीजिए। और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहाँ उन्हें परेशानी होती है, किन चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। इन सभी चीजों को हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। राइट? सर डाकू है क्या? आप डाकू बोल सकते हो, डाकू भैया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपका डाकू भैया आप लोगों के लिए अब तैयार हूं आग लगाने के लिए मैथ्स में। तो अब बॉस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जी। आज हमारी पहली क्लास है तो मजे से एक दूसरे को जानना है, समझना है, परखना है और विश्वास दिलाना है। आज हम लोग खड़े हैं इंडिया के सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रचलित प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप पीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। ये वो सोच है, ये वो जुनून है, ये वो जज्बा है जो हर एक बच्चा अपने अंदर रखता है। और कोशिश हमेशा पीडब्ल्यू की यही रहती है कि आपको जमीन से उठाकर गगन तक लेकर जाना है, आकाश तक लेकर जाना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात मेरे शेरों, क्या बात। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी को राम राम। आपका प्यार देकर मैं भाव विभोर हो रहा हूं जी। चलिए चलिए, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो 11 से रिलेट करते हैं और वाकई अगर देखा जाए तो आपको इनको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप 12th की बात करते हैं तो आपको कुछ चीजों का पहले से इल्म होना जरूरी होता है बच्चों। राइट? तो मैं आज उन्हीं चीजों पर आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने पेपर का पैटर्न समझिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है जी। और उसके अलावा आप ये समझिए कि एग्जाम में हर एक टॉपिक का वेटेज क्या रहता है। इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर मेरा कमेंट पढ़ो, सुमित बोल रहे हैं। सुमित जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, सो डोंट वरी मेरे बच्चे, डोंट वरी। इतने सारे बच्चों के मैं कमेंट कैसे पढ़ूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट्स, आप सभी की प्रॉब्लम्स, आप सभी के दिमाग में जो जो चीजें आ रही हैं उन सभी को मैं आज लेता चलूं। राइट? आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू ऑल मेरे शेरों। आप सभी से मोहब्बत है, सच्ची वाली मोहब्बत है। राइट? तो डाकू भैया को इजाजत दीजिए आगे बढ़ने की, तो इजाजत दे दी जाए। जल्दी से बोलिए, इजाजत दे दी जाए। तो यस माय बॉय, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप सिलेबस को जान लीजिए बाबूजी, सिलेबस जानना जरूरी है। अक्सर देखा गया है तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन पता नहीं होता किस दिशा में जाना है जी। क्या बोलती पब्लिक? तो दिशा में आपको बताना चाहता हूं कि आपको किस दिशा में जाना है। दिशा आपके पेपर से डिसाइड होती है। आपको पता है 100 नंबर का पेपर है? जी हाँ सर, बिल्कुल पता है हमें ये बात, जिसमें आपकी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट होता है, बोले तो सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन होता है। राइट? अच्छा, 3 पार्ट में आपके पेपर को बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट, फिर आ जाता है हमारा विषय परक सब्जेक्टिव, और फिर आ जाता है एनालिटिकल, जिसे हम विश्लेषणात्मक बोलते हैं। राइट? अभी रुको, थामा 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 थामा, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। आपकी बुक्स कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्लास के बाद क्या करना है, क्लास मिस हो जाए तो क्या करना है, कोई क्लास दोबारा से देखनी है तो क्या करना है, सारी बातों के जवाब मैं देने वाला हूं। एक बच्चा बोल रहा है हैप्पी बर्थडे सर जी। हाँ, एक तरीके से आज पीडब्ल्यू में मेरा जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए। तो बिल्कुल विश मी हैप्पी बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए मैं अपना बर्थडे मनाने को तैयार हूं, लेकिन केक नहीं मिलेगा, केक नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है जी। तो देखिए भैया, 100 अंक का आपका पेपर है, जिसमें आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 80 अंक की आपको देखने को मिल जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्या ना। अब इन 80 अंक का खेल समझिए जरा पहले तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? आपका जो पेपर है ना, इस बार का पेपर जो लोग 12th में आए हैं,
आपके कोई भी अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेशन में, आपके भाई बंधुओं में आपने पेपर एक बार देखा होगा। जो बच्चे मैथ्स से मोहब्बत करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं एक बार पेपर को जरूर देखना। राइट, मैं पेपर की बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो पेपर का पैटर्न क्या होता है, पहले तो इस बात को समझिए, फिर हम आपको यह बताएंगे कि कैसे छीन के मार्क्स लेने हैं। राइट ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। अर्पित साहू, हेलो बेटा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं बेटा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो वस्तुनिष्ठ की अगर मैं बात कर लूं तो आपको टोटल 5 प्रश्न मिलते हैं। इन 5 प्रश्नों के अंदर 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 32 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेगमेंट के, और जिसमें रिक्त स्थान आ जाते हैं, जिसमें एक वाक्य के उत्तर आ जाते हैं, जिसमें जोड़ियां आ जाती हैं, जिसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं 32 मार्क्स के। टोटल 40% का इसका वेटेज होता है। अगर मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो ये टोटल 10 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 2-2 मार्क्स का होता है। टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की तो ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3-3 मार्क्स के। टोटल 12 अंक आपको इसके देखने को मिलेंगे। और जो दीर्घ उत्तरीय है ये आपको देखने को मिल जाते हैं बेटा 4। अगर दीर्घ उत्तरी की बात हो रही है ना मेरे बच्चे, तो ये 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े वाले, और आपको 4-4 मार्क्स के ये क्वेश्चन मिलते हैं। सही मायने में बच्चे इन्हीं से घबराते हैं। राइट, अच्छा, अब तुम्हारी बातों को देखकर एक बार मुझे नागू भैया को कुछ अर्ज करने का मन कर रहा है। अगर इजाजत दो तो अर्ज कर दिया जाए। है भाई, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, गौर फरमाइएगा कि मेहनत तब तक करेंगे जब तक सर पर ताज नहीं। मेहनत तब तक करेंगे जब तक सर पर ताज नहीं, और जो करेंगे आज करेंगे, इस वक्त करेंगे। मेहनत कल की मोहताज नहीं। तो आज करना है, इस वक्त करना है। मुझसे ये वादा करो अभी कि डाकू भैया अब हम आपके साथ हैं। अब हम आपके साथ हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम आपके साथ हैं। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, मैं आपसे खुद ये वादा करता हूं, आज अगर तुम्हारे मैथ्स में 11th में तुमने कितना भी लापरवाही की हो, मैथ्स तुमने बिल्कुल ना देखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 12th में इस परिश्रम बैच में आपको बिल्कुल जीरो से उठाकर टॉप पर लेकर जाने वाला हूं। हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से कवर करेंगे और आपको लेकर जाएंगे टॉप लेवल पर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कतई परेशान नहीं होना है। जहर कैसे घोला जाता है सवालों में, कैसे मैथ से मोहब्बत की जाती है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। राइट ठीक है जयंत, परेशान नहीं होना है। ओके, तो इस तरह 23 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 80 मार्क्स के। ठीक है जी, इन 23 में 80 के 80 नंबर हमें चाहिए आप लोगों से। आप समझ रहे हो ना, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें पूरे के पूरे 80 मार्क्स चाहिए यहां से। है जी, अच्छा जी। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से वेटेज के बारे में, कि एग्जाम में हमारे टॉपिक्स का वेटेज क्या है, बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है। राइट, सो दैट एक बार कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा 80-80 लिख दीजिए प्रत्येक बच्चा। मैं तैयार हूं सर 80 नंबर के लिए। एक बार लिख दीजिए कमेंट में 80 के 80 मार्क्स कौन छीन कर लेने वाला है। एक बार जल्दी से कमेंट में लहरा जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, कमेंट में आग लग जानी चाहिए। है जी, हाँ, तभी तो जोश नजर आएगा। देखो मेरी क्लास में तुम्हें बिल्कुल मजा ही आ जाने वाला है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे। एंड विश्वास दिलाते हैं, रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करवाऊंगा तुम लोगों से। है ना, जब बात सेट की होगी तो तुम्हें बताऊंगा कि सेट बेसिकली होता क्या है जी, समुच्चय होता क्या है। अभी तक तो तुमने सिर्फ यही जाना होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। कितना भयानक लैंग्वेज है, मेरी तो रूह कांप जाती है इस शब्द को बोलते हुए, इस वाक्य को बोलते हुए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अब इसी चीज को मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। राइट, तो परेशान नहीं होना है, 80 के 80 मार्क्स चाहिए बेटा। सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आज पहली क्लास है इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा समय ले रहा हूं।
सबसे पहले आपको दिल से राम राम। आपके माता पिता जिन्होंने हम पर भरोसा दिखाया उनको मेरी ओर से राम राम, और बहुत बहुत आभार आपका जो इस काबिल आपने हम लोगों को समझा। एंड अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें कैसे ज़ीरो से उठाकर टॉप पर लेकर जाना है ये ज़िम्मेदारी मेरी पूरी टीम की है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी लाडलो, अब ज़रा ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं चैप्टर के वेटेज के बारे में, राइट। मैं आपको चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस सेगमेंट का या किस पोर्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है। जी हाँ, अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी के साथ प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी के साथ संबंध और फलन की, यानी जो चैप्टर आज हम लोग देख रहे हैं, ये टॉपिक 5 मार्क्स का है। अब चाहे तो आपको एक अति लघुत्तरीय और एक लघुत्तरीय मिल जाए, चाहे तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, चाहे आपको रिक्त स्थान मिल जाए, राइट। मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, आप बस क्लास में बने रहो, चीजों को देखते चलो, क्योंकि अगली क्लास से अभिषेक सर सीधे आएंगे, आपसे दुआ सलाम करेंगे और उसके बाद सीधे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्योंकि यही मेरा नेचर है, यही मेरा स्वभाव है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं। आज पहली क्लास है, इसलिए हम एक दूसरे को जान रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट। इस बहाने आप मेरा डेमो ले लोगे एक तरीके से आप जान लोगे कि अभिषेक सर के साथ हमारी ट्यूनिंग सेट हो रही है या नहीं हो रही है जी। यूट्यूब पर तलाश करोगे तो अभिषेक सर तुम्हें मिल जाएंगे, है जी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको बिल्कुल भी, बस देखते चलो, एकदम आग लगा देंगे। आप थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, है ना कहीं से हमें चीजों की शुरुआत करनी होती है, और जीवन में वो क्षण भी आता है जब आप लोगों को खुद निर्णय लेना होता है अपने भविष्य के लिए, और आज वो निर्णय लेने का वक्त है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 1 से 10 तक रैंक लास्ट टाइम आई थी, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड को भी हम फिर से तोड़ेंगे। तो हमारी कोशिश है, और इसके लिए आपका साथ, आपका भरोसा, आपका विश्वास हमें चाहिए, राइट। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जिद्दी हूं मैं। आपको एक जिद करनी है खुद के साथ, आपको खुद पर यकीन करना है, राइट। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन केवल शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा बाबू लोग। काम जो चलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ खुद पर यकीन से चलने वाला है, अपने गुरुजन पर यकीन से चलने वाला है। आप सिर्फ भरोसा दिखाइए, आप देखिए किस लेवल पर चीजें जाएंगी। आपको कहीं पर भी अगर दिक्कत होगी, अभिषेक सर आपके लिए खड़े होंगे, आपके डाकू भैया आपके लिए खड़े होंगे, राइट। आइए तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये 5 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं लाडलो आपसे बात करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये 6 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, मैट्रिक्स की अगर बात करें हम लोग व्यू की, तो ये 6 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। सारणी की अगर बात करें तो 6 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। अगर बात करें अवकलनीयता और सांत्यता की, तो भैया 8 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। अवकलज के अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। समाकलन की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक भैया, बहुत ज्यादा मार्क्स का आपको ये देखने को मिलता है। इसीलिए मैं चाहता हूं लाडलो, इसे दिल में उतारना है। डरना एक भी टॉपिक से नहीं है, मक्खन की माफिक सारी चीजें हम करवाने वाले हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। तो पिछले 10 साल से लगातार मैं इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होना, बस यकीन रखना, थोड़ा समय देना मुझे भी और अपने आप को भी, राइट। सर मेरा नाम ले लो, तेरे नाम ले ले तुम्हारा नाम ले ले तुम्हारा चलिए आ जाइए। ओके, अगर बात करते हैं समाकलन की, तो भैया एप्लीकेशन जो है इंटीग्रल के, वो 3 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। अवकलज समीकरण जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं भैया 6 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। अगर सदिश बीजगणित की बात करें तो 7 मार्क्स का देखने को मिल जाते हैं। त्रिविमीय ज्योमेट्री
की अगर बात करें तो वो आपको 7 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। रैखिक प्रोग्रामन 3 मार्क्स का है, एक क्लास में आराम से फोड़ा जाएगा, इसलिए परेशान मत होना, बहुत ईजी टॉपिक है। कैसे मार्क्स चुन चुन कर निकालने हैं, और सिलेक्टेड चीजें पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में छपी छपाई मिलेंगी तुम्हें, विश्वास मानना, डायरेक्ट छपी छपाई चीजें मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। आ जाओ, और इसके बाद बात करते हैं प्रायिकता की। तो भैया 5 मार्क्स के आपको प्रायिकता देखने को मिलती है। 11th में तुम लोगों ने जैसे भी पढ़ी थी वहीं से चीजों को उठाकर, इस तरह उठाकर आप लोगों के लिए 12th में लाया जाएगा और फिर आप लोगों को परोस दिया जाएगा, इसलिए परेशान मत होना। क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या बोलती पब्लिक? मेरे शेरों तैयार हो जाओ, क्योंकि 80 मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं, छीन कर आने वाले भाई साहब, है जी, छीन कर निकालेंगे, है कि नहीं? क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आई लव यू, है जी, आई लव यू ऑल यार, आई लव यू ऑल, दिल खुश कर देता है जी। चलिए, तो आपने पेपर का पैटर्न जान लिया, आपने सिलेबस में चैप्टर्स का वेटेज जान लिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कैलकुलस, जी हाँ कैलकुलस, सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जल्दी पढ़ाइए, इन्हें पनवेल निकलना है इन्हें पनवेल निकलना है। नहीं बाबू, जब हम जल्दी पढ़ाना चालू कर दूंगा तो तुम स्पीड ना पकड़ पाइए, ठीक है। हाँ, तो परेशान मत होना। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन डाउट्स की, जो आप लोगों के लिए लेना बहुत जरूरी है लाडलो, राइट। जो अक्सर तुम लोगों के दिमाग में आते हैं, वो सारे के सारे डाउट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। एक बार इन सारे डाउट्स पर भी हम लोग बात करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सो आर यू रेडी बॉयज? क्या आप लोग तैयार हैं? तो भैया बात हो रही है डाउट की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डाउट ही है जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। क्या गणित कठिन है सर जी? क्या ये गणित कठिन है? क्या लगता है तुम लोगों को? तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा यार गणित तो बहुत कठिन है, मेरे को कभी पसंद ही नहीं है, मेरे को तो जबरदस्ती घर वालों ने दिलवा दिया, मेरे पड़ोसी ने लिया था, मेरे चाचा के लड़के ने लिया था, आज वो इंजीनियर है, आज वो अच्छा पैसा कमा रहा है, इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे दिला दिया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आज के बाद ये चीज दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मैथ्स से आसान टॉपिक सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। आप जिस भी फील्ड में जाते हो आपको मैथ्स मिलेगी, आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी फील्ड में, राइट, आपको हर जगह मैथ्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ्स कठिन है। मैथ्स बिल्कुल कठिन नहीं है, भरोसा रखिए, मैथ्स खेल है सीधा सीधा अभ्यास का। जितना ज्यादा आपने अभ्यास कर रखा है, जितनी ज्यादा आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, उतना आसान, उतना बेहतरीन, उतना मजेदार। इसीलिए आज के बाद ये तो दिमाग से निकाल देना, ठीक है जी। एक बार लिख दो आई लाइक मैथ्स, मतलब मैथ्स बुरी मान जाएगी, और मैथ्स बुरा मान गया तो मैं बुरा मान जाऊंगा ठीक है। हाँ, ये देखो क्या लिखा है अंकित ने, सब मेरे को बहुत पसंद है जी। प्रैक्टिस करनी होगी, यस, पूरा पूरा खेल है प्रैक्टिस का, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, चाहे फिर वो डीपीपी के माध्यम से हो, है जी। डीपीपी भी आपको करने को मिलने वाली है, टेस्ट भी आपको करने को मिलने वाले हैं, बाकी हम क्लास में भी भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है जी। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कंप्रेस कर दिया जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन क्वेश्चन करे जाएंगे भर भर के, राइट, टॉप लेवल के। जी, ये हुई ना बात, आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ एंड आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। जब भी पढ़ने का मन ना हो, सिर्फ दिमाग में एक चीज रखना कि मुझे क्यों पढ़ना है, मेरे माता पिता के लिए, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं। मेरे माता पिता को मैं वो मौका देना चाहता हूं जब वो फक्र से कहे कि यस यू आर माई चाइल्ड, यस ये है मेरा बच्चा, ये है मेरा बच्चा, आ मेरे बच्चे, तेरे को फेंटा पिलाता हूं। अच्छा, दूसरा डाउट, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है सर, क्या करूं? तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमारी जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम बेसिक से चीजों को उठाएंगे, है जी। पहले आपका बेस क्लियर करेंगे, देन आपको टॉपिक पर लेके चलेंगे,
तो अब ये डाउट तुम्हारे दिमाग में नहीं आना मांगता है। समझे मेरी बात? दूसरा, क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो यस, जब भी आपने मेहनत की है पूरी शिद्दत से, दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये यकीन रखना कि आप फेल हो जाओगे। राइट? बिल्कुल। तो अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। कई बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है, सर मैं फेल हो जाऊंगा। अरे भैया, आप फेल होने का तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये एक नकारात्मक चीज है। जब दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो प्रोग्रेस होती है उसे गिराते हैं। और आज के बाद आपको ये चीज दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी है कि भाई सर मैं फेल हो जाऊंगा। अरे तुम मेहनत तो करो, मैं करूंगा तुम्हारे साथ मेहनत। तुम्हारे लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। राइट? इसलिए परेशान मत होना। राइट? प्रैक्टिस दबा के होगी। राइट? आपको फेल नहीं होना है, आप होगे पास। ठीक है? आपके पढ़ाने के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा क्या सर? ना, हम कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे आपके साथ, इसलिए परेशान नहीं होना है। पूरे एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, बाबूजी पीवाईक्यूज, समझ रहे हो विनोद? हम करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर भर के 5 से 8 सालों के पेपर के क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है? तो भैया हमारे पढ़ाने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बात दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी? ओके सर। ओके, कौन सी किताब पढ़नी है? तो सर कायदे से अगर तुम्हें पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन मैं अभी इस चीज का आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हमारी क्लासेस जो रहेंगी उन क्लासेस के साथ में हम हमारे जो क्लासेस के आखिरी सेशंस रहेंगे या फिर जो हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड भी होंगे, एमपी बोर्ड बेस्ड भी होंगे। इसलिए परेशान मत होना बिल्कुल भी, है ना? क्लास में अगर डाउट पूछना है तो क्या करना है? देखो बच्चा, क्लास में अगर तुम्हें डाउट पूछना हो, जब मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको करा दूं, क्वेश्चन में आपको करा दूं, देन अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, डेफिनेटली आप कमेंट में लिख दीजिएगा डाउट, आपका काम हो जाएगा। मैं आपकी कमेंट देख लूंगा, मैं आपसे पूछ लूंगा भाई क्या डाउट है, कैसा डाउट है, क्या परेशानी है, हम उसे बैठकर मिलकर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है? तो परेशान मत होना बिल्कुल। ठीक है लाडले? टॉपिक खत्म हो जाने के बाद आपको खुद को कैसे परखना है, इस बात पर भी ध्यान रखिए। तो सबसे जरूरी है सर, कैसे चेक करें? आपने तो पढ़ा दिया, आप तो पढ़ा के निकल लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आया नहीं आया? तो उसके लिए आपको मिलेंगे हर क्लास के बाद डीपीपीस। आपको उन डीपीपीस को लगाकर खुद को चेक करना है। राइट? डीपीपी के सॉल्यूशंस भी हैं, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी? तो उसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना है। मजा आया है तो मजा आया ना? मजा आया ना? अभी रुको, मैं तुमसे लास्ट में पूछूंगा, कोई और डाउट, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो वो भी बता देना। ठीक है सर? प्लीज बुलबुल बैरागी का नाम ले लो। ले लिया बेटा नाम तुम्हारा। ओके, क्लास अगर मिस हो गई सर हमारी तो हम क्या करें सर? तो लाडले बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर क्लास मिस हो गई है तो सेव हो जाएगी, उसे 2x पर जाकर देख लेना है, लेकिन उसी दिन उस क्लास को देखना है। ये मत करना कि दूसरे दिन। वैसे तो हमेशा ये कोशिश करना कि क्लास आपकी कतई मिस ना हो, कैसे भी मिस नहीं होनी चाहिए आपकी क्लास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लाइव क्लास में आकर जुड़ते हैं तो एक मोटिवेशन आता है, आप समझ रहे हो? जैसे हम आपके सामने, आप हमारे सामने बैठकर पढ़ रहे हो। अब जब आप रिकॉर्डेड देखते हो तो पता है क्या होता है? मम्मी ने आवाज लगाई, जाकर जाओ एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले आओ। हम चले गए उठ के, तब तक दोस्त का मैसेज आ गया तो उसको रिप्लाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपको। बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में अगर क्लास मिस हो जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज कोशिश आपको ये करनी कि लाइव ही क्लास में आकर जुड़ना है। ठीक है लाडले? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, क्या आप एनसीईआरटी करवाएंगे? यस माय बॉय, बिल्कुल मैं आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा।
ठीक है, हमारी प्रैक्टिस क्लासेस में जो क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, इसलिए परेशान मत होना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है जी, है जी, मेरी क्लास की डीपीपी क्लास के बाद आपको मिल जाएगी, इसलिए कतई परेशान नहीं होना। अच्छा, इन सारे के सारे डाउट्स के अलावा भी कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट में लिख दो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। है जी, जल्दी से। इसके अलावा कोई डाउट अगर आपके दिमाग में है तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। नो 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 सर, क्या बात क्या बात क्या बात लाडले, क्या बात, मैं क्या लाडले। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा रैंकर्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको जैसा कि पता है अभी 26 तारीख को हमारा सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिन बच्चों ने स्टेट रैंक हासिल की थी, 100 में से 100 मार्क्स फोड़े थे, राइट, उन सभी बच्चों का हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था। और शायद आपको ये बात पता होगा या ना पता हो, 1 से लेके 10 तक जो रैंक थी वो सारी की सारी पीडब्ल्यू से थी। तो अगले, मेरा वादा है आपसे, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, बशर्त है कि आज के आज इस वक्त आप खुद से ये वादा करें, आज के आज इस वक्त आप खुद पर ये भरोसा दिखाएं। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, एप्लीकेशन वाले बच्चे हों चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हों, मैं इन सभी से एक ही चीज चाहूंगा, एक बार कमेंट में आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि सर अगली स्टेट रैंक मेरी, अगला रैंकर मैं। फटाफट से एक बार मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा, जो बच्चे क्लास में हैं, एक बार कमेंट में मैं चाहूंगा अपना प्रॉमिस, अपना कमिटमेंट मुझे दे देना। आज केवल मुझसे कमिटमेंट नहीं होगा, आज केवल मुझसे वादा नहीं होगा, आज वादा अपने माता पिता से भी करेंगे आप, आज अपने पेरेंट्स से भी वादा करेंगे कि आज इस वक्त मैं तैयार हूं सर, और मेरा प्रॉमिस है आपसे, लिख देना अपनी स्टडी टेबल पर लगाकर, अगला रैंक होल्डर हो आप। एक चिट पर नाम लिखना, अगला टॉपर मैं हूं, और लगा देना अपनी स्टडी टेबल पर। जब जब बैठोगे तब तब उसे जाकर देखना, जब जब बैठोगे तब तब उस पर नजर मारना, सोते उठते खाते पीते, जब बार बार वो चीज दिमाग में हिट करेगी, मोटिवेशन मिलेगा। अगला रैंकर मैं हूं, नेक्स्ट रैंकर, नेक्स्ट रैंकर ऋषु, नेक्स्ट रैंकर व्यापनी पटेल, नेक्स्ट रैंकर प्रियांशी, शिवा, बिट्टू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए रैंकर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, जो रैंक लेकर आए ना, वो बच्चों का माइंड सेट क्या होता है, उनकी मानसिकता क्या होती है, वो किस लेवल का सोचते हैं, उनकी तैयारी कैसे होती है, क्योंकि ये जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम 4 क्लास लेंगे, 2 क्लास छोड़ देंगे, रिवीजन किया किया नहीं किया छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, तैयारी की नहीं की छोड़ दी, है जी, रिवीजन किया नहीं किया छोड़ दिया, डीपीपीज लगाए नहीं लगाए, क्या पता पड़ रहा है सर को, है जी। मैं चाहता हूं, और ये सीरियसली बोल रहा हूं, मैं एक चिट के ऊपर लिखना, नेक्स्ट रैंकर मैं हूं, आई एम नेक्स्ट टॉपर, आई एम नेक्स्ट रैंकर, और लगा देना अपनी स्टडी टेबल पर आज के आज इसी वक्त, राइट। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रेटेजी वे लोग फॉलो करते हैं, हम भी उस स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले हैं लाडले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नियमितता। सर ये नियमितता क्या है? इसका मतलब बेटा रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है आप आज मुझसे जुड़े हैं, आज आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं हर दिन रेगुलर रहूंगा, आज इस वक्त से लेकर एग्जाम के दिन तक, आज इस वक्त से लेकर शाम को 5:46 से लेकर आपके एग्जाम वाले दिन तक और रिजल्ट सेलिब्रेशन तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। क्या आप मुझसे यह वादा करते हैं?
क्या आप मुझसे ये वादा करते हैं? कमेंट करके बताइए। क्या आप मेरे साथ खड़े हैं हर दिन? जल्दी से, जल्दी से। डाउट? अरे पूछ लो डाउट, ऐसी भी क्या नाराजगी है साहब? हाँ जी, प्रॉमिस चाहिए। देखो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस चाहिए। आज ही बातें हो रही हैं, इसके बाद जो बातें नहीं होंगी, इसके बाद सीधे काम होगा। पढ़ाई होगी, पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। फिर ये मत कहना सर बहुत पढ़ाई कर ली, आज तो मस्ती करते हैं, आज तो बातें करते हैं, ये मत बोलना फिर। हाँ जी, प्रॉमिस चाहिए मुझे। मैं तुमसे आज प्रॉमिस कर रहा हूं अपने पूरे होशो आवास में कि मैं तुम्हारे साथ आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक खड़ा रहूंगा। पर तुम्हें भी मुझसे अभी के अभी वादा करना है सर, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। आपकी एक भी क्लास को मिस नहीं करूंगा सर मैं, हर एक क्लास का रिवीजन करूंगा सर मैं। है जी। तो पहली वाली जो चीज है वो है हमारी नियमितता, जिसे हम रेगुलरिटी बोलते हैं। आपको क्लास में रेगुलर रहना है, हर हाल में, हर कीमत पर। ठीक है जी। दूसरा, नोट्स बनाने हैं बाबू लोग। नोट्स, नोट्स देखो हम जो पढ़ाएंगे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं चाहता हूं इसके अलावा आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आपको केवल ज्यादा झंझट नहीं रखना कि 4 किताबें बनानी है, 5 कॉपियां बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहली बनानी है आपको एक रफ वर्क की बुक, राइट? एक रफ वर्क की बुक बनानी है भाई साहब। और दूसरी जो बनानी है आपको लाडले, वो बनानी है हैंड रिटन नोट्स की। हैंड रिटन नोट्स या शॉर्ट नोट की। मैंने जैसे कोई भी फॉर्मूला बता दिया, मैंने जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको क्या करना है? तुरंत उसे अपने शॉर्ट नोट में नोट कर लेना है। या तो क्लास के वक्त कर लो या बाद में 2x पर क्लास को चलाओ, और फिर उसमें से अच्छी अच्छी जो प्यारी प्यारी बातें हैं और जिनको मैं कहूंगा कि बेटा नोट करनी है इनको, उनको सबको नोट कर लेना। इसका फायदा ये होगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले आप पूरे, अब देखो मैं क्वेश्चन तो मान लो मैंने तुम्हें 2000 क्वेश्चन करवा दिए, अब तुम 2000 क्वेश्चन वापस रिवाइज करने थोड़ा ना बैठोगे, है जी। तो टोटल 14-15 टॉपिक पूरे रिवाइज करने थोड़ा ना बैठोगे, तो फिर क्या करोगे आप? तो आपका काम ये है कि आपको एक, आपके पास शॉर्ट नोट की 100 पेज की एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें सारे नोट्स हो। आप उन्हें क्या करोगे? आप उनको क्या करोगे? रिवाइज करोगे, और वो कम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोलती पब्लिक? बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आपको क्लास के बाद मिलेगी एप्लीकेशन में, तो वो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है लाडले? यस, एक बार लिख दीजिए यस सर। मैं देखो बच्चों से लिखवाता हूं सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर। तो एक बार कमेंट में सीसी लिख दीजिए अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आपको 2 कॉपियां बनानी है, एक रफ जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं पोल फेंकूंगा, आप पोल का आंसर देंगे, राइट? फटाफट से सीसी लिख दीजिए। सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, मजा आ गया। तो सी ग्रेट, तो सी ग्रेट हो सर, है जी। ओके। अच्छा, अक्सर तैयारी के दौरान बच्चे कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। कौन सी बातें सर? सिलेबस को पूरा करने की। कौन सी बातें सर? सर सिलेबस को पूरा करने की। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता ही नहीं होता। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस मैंने बता दिया, अब सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा गुरु। क्योंकि आपको भी ये चीज पता है, जो चीजें 11th में थी वो कहीं ना कहीं आपके 12th में काम आ रही है। तो सीधी सी बात है, जब आप 12th में कोई चीज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आगे जब आप जाएंगे 12th के बाद, तो वहां भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अभी उन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। इस बात को मानिए, समझिए, सीखिए और जानिए, राइट? इस बात को समझिए कि हमें सिलेबस को पूरा करना है, हर हाल में, हर कीमत पर सिलेबस पूरा करना है। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे अगर बात करूं कि सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स आप मुझे टाइम दीजिए, नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस निपटा दिया जाएगा, अलट पलट दिया जाएगा, जहर घोल दिया जाएगा,
उसके बाद सिर्फ होगा रिवीजन, पीवाईक्यूज, रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, रिवीजन, प्रैक्टिस, वन शॉट। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे ससुरा, बता दीजिए ये है जी। तो सिलेबस को हम लोग पूरा करेंगे बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्वयं अभ्यास करना है और पुनरावलोकन करना है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है खुद से रिवीजन करना है। देखो आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा हमारी क्लास में, कल हमने पढ़ा, परसों हमने पढ़ा, मान लो 3 क्लासेस में हमने टॉपिक को फिनिश कर दिया। अब पहले दिन जब आपने पढ़ा ना मेरे साथ, तो आपको उसी दिन बैठकर शाम को उसका रिवीजन करना है। चाहे तो आप रिवीजन नोट से कर लीजिए, चाहे आप वीडियो को दोबारा 2x पर प्ले करके देख लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद जब टॉपिक आपका पूरा हो जाए, जैसे 3 क्लासेस में अगर होता है तो कंप्लीट अगर 3 क्लासेस में हो गया, तो उन तीनों क्लास का आपको रिवीजन करना है अगले दिन बैठकर, सो दैट कि आप उस पूरे के पूरे सिलेबस, पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत प्यार से कंप्लीट कर पाए, ताकि आप अगले टॉपिक की तरफ जब बढ़े तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो। ठीक है लाडले? क्लियर है? एक बार सीसी लिख दो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो। तूफान नहीं आ रहा बेटा सभी जगह, तूफान तो अब आएगा, क्योंकि अभिषेक सर माहौल में आ चुके हैं, आपके डाकू भैया आ चुके हैं, और डाकू भैया आए और तूफान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है जी? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जनाब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आए ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है बेटा जी, आपको स्वयं अभ्यास करना है और उसका पुनरावलोकन करना है। पुनरावलोकन का मतलब होता है खुद को परखना है। परखने के लिए क्या होगा बेटा, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको पता है वीकेंड में आपको, सप्ताह के अंत में आपको टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों को टेस्ट देना होगा। अब उस टेस्ट में जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से अब आप अपने आप को परख पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे, और उसे मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसी से पता चलेगा आप लोगों को कि आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी मुझसे पढ़ा, क्या वाकई आपको वो चीज आई या नहीं आई। राइट? तो ये काम आपको करना ही करना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, रैंकर्स की मानसिकता को हमने क्या करना है, पूरी तरह से फॉलो करना है। जो रैंकर्स बच्चे सोचते हैं उस तरह से हमको सोचना है। हमें ये मानकर चलना है कि हम रैंकर हैं, और अगली बार हमारी भी रैंक आएगी और हमारा भी सम्मान किया जाएगा। हमें भी माता पिता को गर्व करने का एक मौका देना है, और उस मौके की खातिर जितनी भी ताकत, जितना भी जुनून, जितना भी पसीना बहाना पड़े, हम बहाएंगे। हम बहाएंगे सर, हम बहाएंगे, हम बहाएंगे, हम बहाएंगे। राइट? तो चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि ये मौका है अब कुछ कर दिखाने का। तो इस रैंकर्स की स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली बेटा, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, अगला रैंकर बनने से पहले आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी? ओके। नाउ एक मोटिवेशन तो बनता है, तो मोटिवेशन आप लोगों के सामने है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही इतिहास बदलता है गुरु, है जी। अगर आप सोचो कि बिस्तर में पड़े पड़े आप रैंक हासिल कर लें, नहीं हो सकता, है जी। मैं ये सोचूं कि लेटे लेटे मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ले आऊं, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट ले आऊं, बढ़िया बढ़िया आपके लिए टेस्ट पेपर बनवा दूं, तो ऐसा नहीं होता है। राइट? मुझे भी बिस्तर से उठना पड़ेगा, आपको भी उठना पड़ेगा। राइट? तो संघर्ष करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस बात को अभी के अभी अपने दिमाग में बैठा लेना, छाप लेना इस बात को दिमाग में। ठीक है? कि जो संघर्ष की राह पर चलेगा वही इतिहास रचेगा। राइट? और जीतने की जिद होनी चाहिए। कभी भी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर पता नहीं मेरा क्या होगा, भगवान जाने मेरा क्या होगा। तो जीतने की जिद रखनी है बेटा अपने दिमाग में, इस बात को अभी रख लो। और हार से जो डरते हैं उसे हराना सीख लो। बात समझ में आई? जीतने की जिद अगर आपके दिमाग में होगी तो ऑटोमेटिकली हारने का जो डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है जी? कितने साल का एक्सपीरियंस है? पूरे 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है बबुआ। कैसे पूछ रहा है सर, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको?
वो तो अभी हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। एमसीक्यू से डरने का नहीं बेटा, फ्री के मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज तो, राइट। चलिए, तो अब फाइनली वक्त है पुरानी यादों को ताजा करने का, है जी। स्टार्ट करते हैं फिर। आर यू रेडी बॉयज? आर यू रेडी बॉयज? क्या आप लोग तैयार हैं? चलो फिर आ जाओ, जरा समझाता हूं कुछ बेहतरीन बातें। पहले हम 11th की कुछ बातों को ताजा करेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बात को समझिए कि आपने 11 और इस बात को मानिए कि आपने 11th में बहुत लापरवाही दी थी। अब अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपको पहले अपनी पुरानी यादों को ताजा करना होगा, ठीक है। पुरानी यादों में सबसे पहले आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए, सबसेट समुच्चय के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उप समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए, आपको कार्डिनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, आपको कार्तीय गुणन के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके कहीं आप संबंध को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। अब कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए। कमेंट पर अब मैं थोड़ा कम ध्यान दे पाऊंगा। आइए जरा पहले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे, क्योंकि ये चीजें पुरानी है, बस आपको धुंधला धुंधला भी अगर याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। तो देखो बेटा, सेट आपको पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? बेसिकली सेट जिसे हम समुच्चय के नाम से जानते हैं लाडले, होता, इस पर ध्यान मत देना, इस पर ध्यान मत दो, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सेट क्या होता है? ऐसे समझो, आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया और आपने उसमें रखे सिर्फ टॉपर टॉपर, आपने रखे उसमें केवल होशियार होशियार लोग, आपने रखे उसमें केवल शैतान शैतान लोग, आपने उसके अंदर रखे केवल नॉटी नॉटी लोग। तो ऐसे समूह को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? समुच्चय बोल देंगे। समुच्चय किसी का भी हो सकता है, बस शर्त यही है कि सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक ही समूह के अंदर आपने होशियार और शैतान दोनों को रख दिया। या तो होशियार रखेंगे सारे के सारे, या फिर शैतान शैतान रखेंगे सारे के सारे। समझ में आया बात? है जी। जैसे मान लो एक समुच्चय है बेटा, राइट। इस ए समुच्चय में मैंने 1 से लेकर 5 तक संख्या रख दी, तो ये क्या हो गया? हमारा समुच्चय हो गया। बात समझ में आई? ये क्या हो गया? हमारा समुच्चय हो गया। अगर मैं एक समुच्चय लेता हूं बी और इसके अंदर रख देता हूं मैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या हो गया? हमारा एक समुच्चय हो गया। समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट से दर्शाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं बेटा उप समुच्चय के बारे में, बेसिकली उप समुच्चय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, उप समुच्चय क्या होता है? नजरें यहां यहां यहां, नजरें यहां पर। उप समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का ही हिस्सा होता है, उसी का पार्ट होता है, उसी का टुकड़ा होता है, ऐसे समझो। जैसे अगर मैंने एक समुच्चय ले लिया बेटा आपके सामने, जिसमें मैंने रखा 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या है? समुच्चय। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, लाडले, इसके उप समुच्चय के बारे में, तो मान लेते हैं हमने इसमें से 3 को, 6 को और 9 को ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये इसका उप समुच्चय हो गया। इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए पी नाम दे दिया। तो जो पी है वो ए का क्या है? उप समुच्चय। बात समझ में आई? बात दिल में उतरी हो तो सीसी लिख दीजिए। समुच्चय जान लिया, उप समुच्चय जान लिया सर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर बेसिकली होता है किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या। किसी भी समुच्चय के अंदर कितने लोग हैं उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। जैसे अगर लाडले मैं तुमसे बोलूं ये एक समुच्चय है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका कार्डिनल नंबर जो होगा ना वो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा लाडले? 5 होगा। और इसे दर्शाएंगे कैसे? एन ए से। ठीक है जी। बात समझ में आ गई हो तो सीसी लिख देना। है जी। ये बैना बात। जय छोरा, हमारे छोरा का छोरियन से कम है
है जी। चलिए, ओके, नेक्स्ट कार्डिनल नंबर मैंने आपको बता दिया। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को, समुच्चय समझ में आ गया, उपसमुच्चय समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है इस पर। मान लेते हैं कुछ देर के लिए बेटा, एक समुच्चय है हमारे पास ए, जिसमें हमने एक दो अवयवों को रखा। एक दूसरा समुच्चय ले लिया मैंने बी, जिसमें मैंने रखा 3 और 4 को। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका कार्तीय गुणन क्या होगा, ध्यान से सुनना लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा इनका कार्तीय गुणन क्या होगा, आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। अब गुणा करने का तरीका क्या है, इस चीज को समझो। देखो, ए गुणा बी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाडले ए गुणा बी की। ठीक है, अब ए गुणा बी ध्यान से समझना क्या है। आप कहेंगे सर 1 का गुणा 3 से भी करो, 1 का गुणा 4 से भी करो, 2 का गुणा 3 से भी करो, 2 का गुणा 4 से भी करो। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 का गुणा 3 से किया हमने, 1 3 हो गया। 1 का गुणा 4 से किया हमने तो 1 4 हो गया। 2 का गुणा 3 से किया हमने तो लाडले 2 3 हो गया। ऐसे ही 2 का गुणा 4 से किया हमने तो 2 4 हो गया। अगर लाडले को बात इतनी सी समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट में सीसी लिखते, एक बार कमेंट में सीसी लिखते। इसे हम और प्यार से समझते हैं लाडलो, ध्यान से सुनना और बात को समझना। मेरा बड़ा मन है तुम्हें प्यार मोहब्बत से समझाने का, तो समझो जरा बात को। हमारा ये एक समुच्चय है, एक ये समुच्चय है। इस समुच्चय को हमने नाम दिया है ए, इस समुच्चय को हमने नाम दिया है लाडले बी का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस समुच्चय में हमारे अवयव थे बेटा 1 और 2, इस समुच्चय में हमारे अवयव थे बेटा 3 और 4। ठीक है, मैं बना रहा हूं बेटा आप लोगों के सामने एरो डायग्राम, इसे हम एरो आलेख कहते हैं। ठीक है, त्रियक आलेख। अब ध्यान से समझना लाडले, हम कर रहे हैं बेटा ए क्रॉस बी। हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए गुणा बी। हम निकाल रहे हैं इसका कार्तीय गुणन। तो 1 का हमने 3 से भी किया, 1 का हमने 4 से भी किया। ठीक इसी प्रकार से बेटा 2 का हमने 3 से भी किया और 2 का हमने 4 से भी किया। बात समझ में आ गई? आ गई। एक बार नाम ले लो अमीशा जी का भैया, है जी। आइए, ठीक है, समझ में आया? आप कहेंगे जी। अच्छा, कार्तीय गुणन के अवयवों की अगर मैं बात करूं तो ये कितने होते हैं, तो मुझे पता है सर ए में कितने अवयव हैं, 2। मुझे पता है बी में कितने अवयव हैं, आप कहेंगे सर 2। तो कायदे से ए क्रॉस बी में 2 गुना 2 कितने होने चाहिए, आप कहेंगे सर 2 गुना 2 अगर कर दिया जाए तो भैया 4 होंगे। 4 होंगे कि नहीं होंगे? अरे बबुआ बोलो 4 होंगे कि नहीं होंगे? 4 ही तो है, 1 2 3 और 4 है जी। क्लियर हो गया? याद आ रही है सारी बातें धुंधली धुंधली? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल याद आ रही है। कार्तीय गुणन समझना जरूरी इसीलिए है क्योंकि संबंध या फिर संबंधों के प्रकार जब आप समझते हैं तो आपको कार्तीय गुणन पता होना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जो आपका संबंध होता है वो वास्तव में इसी कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है जी। है जी, क्या बात है। चलो, तो एक आधी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, है ना, उससे और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए अभी के अभी। अभी बताया मैंने आपको क्रमित, अच्छा क्रमित युग्म क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये एक पेयर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो पेयर आपको नजर आ रहा है ना पूरा 1 3 या फिर 1 4 या फिर 2 3 या फिर 2 4, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं इसे? क्रमित युग्म बोलते हैं। अब तुमने अगर 12th में 11th में अच्छे से पढ़ा होता तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अब क्या ही करूं, बताना तो पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th में अच्छे से। हाँ, मैं मानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे
जिन्होंने बहुत अच्छे से सीरियस होकर पढ़ा है, मुझे यकीन है इस बात का, राइट। लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं ना, मुझे तो उनको भी देखना पड़ेगा ना साथ में, तो परेशान मत हो, एक एक करके सारी चीजों पर आ रहे हैं हम। ठीक है जी, ओके। तो क्रमित युग में समझ में आ गया, आप कहेंगे जी सर आ गया सर। तो यही चीज यहां पर है कि यदि ए में m तत्व हैं और b में n तत्व हैं, तो a क्रॉस b में कुल m इंटू n तत्व होंगे, m इंटू n तत्व होंगे, राइट। आप बोलेंगे जी सर। अच्छा, कभी भी कार्तीय गुणन क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, ये बात याद रखना। अगर a क्रॉस b आप कर रहे हो तो a के जो अवयव हैं वो b के साथ जाएंगे। अगर b क्रॉस a कर रहे हो तो b के अवयव पहले होंगे, a के बाद में होंगे। आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बेटा हमने a क्रॉस b किया था, a क्रॉस b किया था तो a के अवयव पहले थे और b के अवयव देखो बाद में थे। है जी, क्लियर है? क्लियर है सर, ये याद करना है। नहीं, याद क्यों करना है? याद नहीं करना है, ये चीज याद करनी है, ये चीज याद करनी है, इसे अपने नोट्स में आपको लिखना है। ठीक है, हालांकि ये चीजें तो 11th में आप लोग पढ़ रखी होंगी। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि ए जो है एक सेट है जिसमें 1, 2 और 3 अवयव है, ऐसे ही बी दूसरा सेट है जिसमें 4 और 5 2 ही अवयव है। अब आप मुझे बताएंगे बी क्रॉस ए क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे बी क्रॉस ए क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सर, प्लीज मेरा डाउट क्लियर कीजिए। बताइए क्या डाउट है बेटा आपका? श्रेया सिंह परिहार। चलिए, बी क्रॉस ए क्या होगा? आप कहेंगे सर बी क्रॉस ए की बात हो रही है, तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी कहा था मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें लेकर चलूंगा और फिर मैं आपको टॉप लेवल पर ले जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। धीरे धीरे करके हम उस लेवल पर भी आ रहे हैं जहां पर आपको मजा आ जाने वाला, जहां पर आपको आनंद का अनुभव होने वाला है, राइट है जी। आइए, तो अब अगर बी क्रॉस ए की बात हो रही है तो बी का गुणा ए से हम लोग करने वाले हैं, तो पहले बी के अवयव आएंगे, उसके बाद ए के अवयव आएंगे। तो पहले हम 4 को पकड़ लेते हैं, 4 का गुणा ए से भी करते हैं, 4 का 2 से भी करते हैं, 4 को 3 के साथ भी रखते हैं, यानी कि 4 1, यानी कि 4 2, यानी कि 4 3। इसी प्रकार से 5 का करेंगे, 5 का 1 के साथ 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3। तो आशा करता हूं यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब चूंकि हमने बी क्रॉस ए किया है, इसलिए हमने बी के अवयवों को पहले रखा है, ए के बाद में रखे। ठीक है लाडलो जी, सर समझ गए। आइए जरा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात मेरे शेरों, क्या बात। सर बुक से सावन नहीं कराएंगे क्या? सावन नहीं, सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल करवाऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास मानिए। हर एक बुक के बेस्ट सवाल, हर एक एग्जाम जो किसी भी साल में हुआ है, उन सभी के सवाल आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी मैं बता देता हूं। मुझे निकालना है बेटा ए क्रॉस बी, है जी। तो मैं क्या करूंगा, 1 का गुणा करूंगा, तो बेटा सबसे पहले 1 3 ले लूंगा मैं लाडले, उसके बाद 1 4 ले लूंगा मैं लाडले, उसके बाद 1 5 ले लूंगा मैं। ठीक है जी, ऐसे ही 2 का करेंगे तो 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ। ठीक है जी, आशा करता हूं इतनी सी बात समझ गए होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार उल्टा है, इस बार जो सिस्टम है वो उल्टा है। क्या बात है सर, जो याद करना है उसे बता देना। हाँ हाँ अभिषेक, 1 to 5 डोंट वरी बेटा, बिल्कुल
हाँ हाँ आर्या, आप इंस्टा चलाती हो बेटा? ए बेटा, ऐसा ना करो बेटा। है जी, क्या बात क्या बात। अच्छा जी, आपको ए क्रॉस बी दे रखा है और समुच्चय ए और बी आपको बताने हैं लाडले। अब ये कैसे बताओगे? तो देखो ध्यान से, मैंने कहा था अगर ए क्रॉस बी आप कर रहे हैं तो ए के अवयव पहले होंगे, बी के बाद में होंगे। ध्यान से देखो, ए के अवयव पहले होंगे, ये ए का अवयव होगा, ये भी ए का अवयव होगा, ये भी ए का अवयव होगा। अच्छा, ये भी ए का अवयव होगा, ये भी ए का अवयव होगा, और ये भी ए का अवयव होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय के अंदर क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। तो भैया हमारा ए समुच्चय क्या रहा होगा? ये रहा होगा सर 1 2, ओनली 1 2, ओनली 1 2, ओनली 1 2। होगा नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर। या एक काम करते हैं, दूसरे कलर में करते हैं, दूसरे कलर से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2। ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं बी समुच्चय की, तो बी समुच्चय क्या होगा? तो जो दूसरे वाले हैं वो बी के हैं, ये बी का है लाडले, ये बी का है, ये भी बी का है, ये भी बी का है, ये भी बी का है, और ये भी बी का है। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से वही चीज, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 3 2 5। अच्छा, तो 2 3 और 5। देखो जो 2 बार है ना वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समुच्चय के अंदर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे ये लिखा है, मैं ये भी लिख दूं ना, तो इससे इसका मतलब नहीं बदलेगा, ये दोनों चीजें सेम ही है ना। या फिर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर मैं लिख दूं 1 2 2, तो ऐसा कोई समुच्चय नहीं होता बाबू, है ना। तो ये अलाउड नहीं है, ये समुच्चय में अलाउड नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये काम नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है। ठीक है जी, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं लाडले। अब बात करते हैं बेटा संबंध के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आइए जरा बात करते हैं हम लोग संबंध के बारे में। अब देखो संबंध की डेफिनेशन आपके सामने है। ये बेसिकली दो समुच्चयों के बीच के जुड़ाव को दर्शाता है, ऐसा हमारा मानना है जी। अब ये जो बात लिखी है ना, रैंक बनाने पर क्या दोगे बेटा? पुच्ची दे दूंगा। मुआ। खुश? अभी ले लो। चलिए आओ तो पहले यार, आ तो जाओ तुम एक बार, बस तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना भरोसा रखो। ठीक है, ओके। तो संबंध बेसिकली क्या होता है? देखो जीवन में बेसिकली संबंध आप देखेंगे तो आपका आपके माता पिता के साथ है, आपका आपके भाई बहन के साथ है, आपका आपके चाचा ताऊ के साथ है, सब लोगों का सब में संबंध होता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सर कि संबंध का मतलब रिश्ता होता है, और रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। अब बात जब गणित के रूप में होती है, बात जब मैथ से रिलेटेड होती है, तब आपको क्या करना है? राइट? सर आप बुंदेलखंडी हो? जी नहीं, मैं बुंदेलखंडी ना हूं, है जी। ओके, तो आप ध्यान से समझना, संबंध के बारे में तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है, जिसमें हमने 1 2 और 3 रखा। एक समुच्चय हमने लिया बी, जिसके अंदर हमने अवयव रखे 4 5 और 6। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं, इसके बाद तुम्हारे दिमाग संबंध को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी ले लो तुम मुझसे। ठीक है, चंबल के शेर है भाई, लिख दो एक बार, हम डाकू भैया के चीते हैं, कॉन्सेप्ट को घोल कर पीते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को फाड़ कर जीते हैं, है जी। अब ध्यान से सुनिए, बात संबंध की हो रही है। मैथ के केस में क्या होता है, जब कोई एक कंडीशन लग जाए, देखो संबंध तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाए, अर्थात उसमें आपके लिए कोई कंडीशन लगा दी जाए, तो वो बन जाता है गणित का संबंध। जैसे ए और बी है आपके सामने, आप कहेंगे जी सर।
अब सबसे पहले तो इस बात को समझिए, ये मैंने आप लोगों के सामने दो समुच्चय ले लिए हैं और इनमें मैं नंबर ले लेता हूं 1 2 3 और यहां ले लेता हूं मैं बेटा 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा तब तक आप एक काम करके बताइए, मुझे ए क्रॉस बी बता दीजिए, जल्दी से आप मुझे ए क्रॉस बी बता दीजिए, एक बार आप मुझे ए क्रॉस बी बता दीजिए, बस दिल खुश हो जाए जिससे मेरा। लाडले ए क्रॉस बी की अगर बात हो रही है तो एक का संबंध हम बताएंगे 4 से भी, एक का संबंध 5 से भी, एक का संबंध 6 से भी। यहां पर ध्यान से देखना लाडले, एक का संबंध 4 से भी, एक का संबंध 5 से भी, एक का संबंध 6 से भी। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 4 1 5 और 1 6। ठीक, इसी तरह 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 6 से। तो 2 का संबंध 4 से बेटा, 2 का संबंध 5 से मेरे लाल, और 2 का संबंध 6 से। ठीक, कार्तीय गुणन कर रहे हैं हम बेसिकली, है जी। ऐसे ही बाबू, ऐसे ही बाबू 3 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है जी, ये हमने कर दिया बेटा कार्तीय गुणन। क्या बोलती पब्लिक? आप बोलेंगे जी सर, ये काम तो आपने तगड़ा वाला कर दिया। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बात जब संबंध की हो रही है तो कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। अभी हमने कार्तीय गुणन कर दिया और देखेंगे कायदे से तो कार्तीय गुणन भी एक तरीके का संबंध होता है। ठीक है, अब इस बात को समझना मेरे बच्चे, अगर इस संबंध के अंदर मैं एक कंडीशन लगा दूं, इस संबंध के अंदर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, कंडीशन क्या है? कंडीशन लगा देते हैं बाबू लोग, एक प्यारी सी कंडीशन ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने एक संबंध को प्रदर्शित किया, ये हमारा समुच्चय ए है, ये हमारा समुच्चय बी है। ए से बी में एक संबंध को परिभाषित कर रहे हैं आर को। ठीक है, आर एक संबंध इस प्रकार का है जो ए से बी पर परिभाषित है। ठीक है, हम ए का संबंध बी से दर्शा रहे हैं, हम ए का संबंध बी से दर्शा रहे हैं जी। कैसे दर्शा रहे हैं? इस तरह से दर्शा रहे हैं सर, जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि बेटा आप एक काम करो, यहां देखो, एक का संबंध 4 से है, एक का संबंध 5 से है, एक का संबंध 6 से है। अगर मैं बोलूं आर एक संबंध इस प्रकार है कि भैया आर के अंदर 2 अवयव हैं एक्स और वाई। ठीक है, जो इस प्रकार हैं कि y बराबर x प्लस 3, जहां पर x जो है वो बिलोंग्स टू a है और y जो है वो बिलोंग्स टू b है। अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो चीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ना, ये जो चीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ना, इसे क्या बोलते हैं लाडले? इसे बोलते हैं सर, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? रोस्टर रूप। ठीक है जी, आप कहेंगे जी सर, कहते हैं अच्छा ये कौन सा वाला रूप है, ये बता दीजिए एक बार कमेंट करके, पता तो चले कि जो लोग 11th वाले हैं एटलीस्ट उनको पता तो हो किस किस ने मेहनत की है तमीज से, है जी।
किस किस ने मेहनत की है तमीज से ये पता तो चले, है कि नहीं? चलिए, भाई हिंदी मीडियम में, हिंदी में बताओ। हाँ हाँ, चलो तो मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ध्यान से सुनो, ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है ना, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, इसे बोलते हैं हम लोग लाडले, इसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखना, यहां पर है 1 2 3, यहां पर है 4 5 6। अब गौर से देखो, 4 5 6, एक का संबंध 4 से है, 3 ज्यादा है, आप कहेंगे जी। 2 का संबंध 5 से है, आप देखो ध्यान से, 2 का संबंध 5 से है, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का संबंध 6 से है, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। मैंने अब इसमें से उन अवयवों को उठाया है, मैंने अब इसमें से उन अवयवों को उठाया है जो 3 का अंतर रखते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इस वाले की, मैं बात करूं इस वाले की, या मैं बात करूं इस वाले की, गौर से देखो तो समझ पाओगे आप इस बात को कि आर जो हमारा संबंध था वो ऐसा संबंध था जिसके अंदर 1 4 थे, जिसके अंदर 2 5 थे, जिसके अंदर 3 6 थे। कहने का तात्पर्य महज इतना है, ध्यान से समझो, कहने का तात्पर्य महज इतना है, जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला है ना, ये x को दर्शा रहा है, जो दूसरा वाला जो है वो y को दर्शा रहा है। अगर आप x की जगह 1 लेते यहां, तो 1 + 3 बाय क्या हो जाता? 4 हो जाता। देखो 1 4 है। ऐसे ही आप x की जगह अगर लेते 2, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि जो y है वो x से 3 ज्यादा है, तो आपको एक ऐसा संबंध परिभाषित करना है इस पूरे में से जिसके बीच में ये वाला संबंध हो। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां से उन लोगों को उठा लिया जिनके बीच में ये वाला संबंध बन रहा था, जिनका y x से 3 ज्यादा था। राइट? बात समझ में आई? तो अब ध्यान से सुनो इस बात को और समझो इस बात को। यहां से हमें पता लगा कि R जो है वो क्या है? वो एक संबंध है। R जो है वो क्या है? एक संबंध है। भाई संबंध तो ये भी था, संबंध तो ये भी है, फर्क सिर्फ इतना है, इस संबंध के अंदर सारे अवयव हैं, इस संबंध में कंडीशन लगा दी। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई संबंध आपके हर जगह है, लेकिन अगर एक मैं कंडीशन लगा दूं कि तुम प्यार सबसे ज्यादा किससे करते हो, अब मैंने कंडीशन लगा दी। संबंध तो आपका आपके गांव के लोगों से भी है, आपके पड़ोसी से भी है, आपके रिश्तेदारों से भी है, आपके परिवार के लोगों से भी है, लेकिन मैं कंडीशन अगर आपको एक लगा के दूं कि आप मोहब्बत किससे सबसे ज्यादा करते हैं, तो उस केस में आप इस बात को समझिए, वहां पर बन जाता है आपका संबंध। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हमारे पास हमारे पास हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। एक है राजू, एक है बेटा राजू, एक है मेरे बच्चे राजू, एक है बंटी, और एक है रामू। ठीक है, यहां मैंने लिखा पिज्जा, है जी, यहां मैंने लिखा बर्गर, और यहां पर मैंने लिखा समोसा। ठीक है जी। अब एक ऐसा संबंध आप परिभाषित कीजिए जो लोगों की पसंद को दर्शाता हो।
आप एक ऐसा संबंध परिभाषित कीजिए जो लोगों की पसंद को दर्शाता है। श्रेणीबद्ध या सूचीबद्ध रूप कौन सा होता है बेटा? ये है सूचीबद्ध रूप, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए, अब मैंने बात करी पसंद की, मुझे ये संबंध परिभाषित करना है किसके आधार पर? पसंद के आधार। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि राजू को मान लेते हैं पिज्जा पसंद है, बंटी को मान लेते हैं समोसा पसंद है, और रामू को मान लेते हैं बर्गर पसंद है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे या कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसे पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें तीनों चीजें पसंद है। बात समझ में आ रही? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। अभी मैंने इनकी पसंद के आधार पर एक संबंध दर्शा दिया। तो अगर मुझे इसे प्रदर्शित करना है रोस्टर रूप में, तो मैं कहूंगा आर एक संबंध है जिसमें राजू जो है वो क्या पसंद करता है? पिज्जा। तो राजू के साथ हम पिज्जा को रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही बंटी को पसंद है समोसा, तो हम बंटी के साथ क्या रख देंगे बच्चे? बंटी के साथ रख देंगे हम समोसे को, ठीक। इसी तरह रामू को बर्गर पसंद है, तो हम रामू के साथ रख देंगे मेरे बच्चे क्या? बर्गर। और इस तरह हमारा ये संबंध परिभाषित हो गया। क्लियर हो गया? आप कहेंगे जी सर। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, संबंध के बारे में आपने बात तो समझ ली, कंडीशन भी आपने समझ ली। अब बात जब आती है संबंध के प्रकार की, तो सही मायने में यहां से शुरुआत होती है आपकी 12th की, राइट। पोल 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 पोल। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूं पहले आपको। आइए जरा एक क्वेश्चन लीजिए। एक सेट है बेटा ए, 1 2 3, और एक संबंध है, सॉरी, एक समुच्चय है बी जिसके अंदर हमने रखा है 3 4 5 6। मुझे आर एक ऐसा संबंध बताइए जिसमें एक्स और वाई दो अवयव हों और इस प्रकार हों कि वाई एक्स से एक ज्यादा, जहां पर एक्स ए के अंदर है और वाई बी के अंदर है। चलिए शुरू हो जाइए। अच्छा, ये जो साइन है इसे बोलते हैं एक्स ए के अंदर है, वाई बी के अंदर है। इंग्लिश में बिलोंग्स टू बोला जाता है। चलिए, जल्दी से मुझे संबंध बताइए बच्चों। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनना और बात को समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। इस बार जो y है वो x से एक ज्यादा है। जो x लेना है आपको वो लेना है a में से, और जो y लेना है आपको वो लेना है b में से, ठीक है जी। तो हम संबंध बनाते हैं बेटा। r बराबर x की जगह अगर आप 1 लोगे तो y की जगह 2 आएगा, लेकिन 2 तो हमारे b समुच्चय में है ही नहीं, राइट। तो आप इसको नहीं ले सकते। अगर आप 2 लोगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां 2 रखूं तो 2 और 1 हो गया 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी पहला तो हमें मिल गया 2 और 3, ठीक है। अगला 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा। आप कहेंगे जी सर। इसके अलावा कुछ मिल सकता है क्या? आप कहेंगे जी नहीं सर। तो यही हो गया हमारा संबंध। समझ में आ गया, राइट? ओके सर। तो यह
कुछ गणितीय रूप में चीजें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ लीजिएगा। मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इनको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इस बात को हम यहां से भी समझ सकते हैं। आप गौर से देखो, ये था कार्तीय गुणन, और ये जो था नीचे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये एक संबंध है। और गौर से देखो, क्या इसके सभी अवयव हमारे इस कार्तीय गुणन के भी अवयव नहीं है? आप कहेंगे जी सर। तो एक तरीके से अगर मैं इस कार्तीय गुणन को समुच्चय मान लूं, तो क्या ये जो संबंध है ये उपसमुच्चय नहीं है? आप कहेंगे जी सर। तो अब इस बात को समझ लीजिए, और यही चीज यहां पर लिखी भी हुई है बेटा, और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगी कि ए और बी अगर दो अरिक्त समुच्चय आपको दे रखे हैं और एक संबंध आप ए से आर में परिभाषित कर रहे हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो संबंध होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। और वही चीज यहां पर लिखी है। उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ए और बी में एक संबंध आर है, तो हम कहते हैं ए बी से संबंधित है आर द्वारा, जिसे ए आर बी से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है जी, क्या बोलती पब्लिक? है जी, है जी, है जी, है जी, है जी। एक सवाल है आप लोगों के सामने। सर फलन बता दीजिए। फलन भी बताऊंगा बेटा, पहले आप संबंध तो समझो, संबंध के बाद फलन आएगा। फलन की मात्र दो कंडीशंस होती हैं, आपको केवल उन दो कंडीशंस पर ध्यान देना है ना? वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन आपसे गुफ्तगू करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है यार। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइप हैं, प्रकार हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न भी लाए हूं आप लोगों के लिए, है जी। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत खूबसूरत सा है। वास्तविक संख्याओं का एक संबंध है, और आपको इस संबंध में कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या है जो 11 से कम है। चलिए, है जी, है लाडले। चलिए, आपको एक ऐसा संबंध बनाना है जिसमें ए क्यू हो, और ए का मान जो है वो एक अभाज्य संख्या है और 11 से कम है। अच्छा, 11 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा और किसी से नहीं, 3 केवल 3 से कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, 7 केवल 7 से कटेगा। तो हमसे कहा गया है कि ए की जगह आप इन मानों को ले सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए जो है ए, वो हमारा ये होगा। ठीक है जी, रख दीजिए यहां पर। एक ही जगह अगर आप 2 लेंगे, तो संबंध को परिभाषित करने की बात हो रही है। एक ही जगह अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही एक ही जगह 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब यानी 3 का घन 27 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 5 लेते हैं तो 5 का घन 125 हो जाएगा बेटा। और चौथा, सर अगर 7 लेते हैं तो 7 का घन 343 हो जाएगा। ये लीजिए, ये है रोस्टर रूप इस संबंध का जो हमसे पूछा गया। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है जी? बहुत प्यार से आ रही है सर, बहुत ही इकरार से आ रही है सर। अच्छा, इस बात को भी समझते हैं लगे हाथ बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पोल करा दो, पोल करा दो, पोल करा दो। बेटा पोल में करा दूं, लेकिन मन तो मेरा बहुत है पोल कराने का। हम्म, अच्छा एक पोल करा देते हैं। करो जरा पोल, चेक करें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये प्रॉपर। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
अच्छा वाह भाई वाह, इट्स जस्ट फॉर टेस्ट। कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे पोल के लिए, मैं भी तैयार हूं पोल के लिए, डोंट वरी, पोल भी भर भर के लेंगे हम लोग। चलिए, ओके चलिए, क्या बात, पूजा, योर्स फॉरएवर, निशा परमार, अदिति, अभिषेक, रोहित, अनुराग, कृष्णा, अंबुज पाल, विनायक, क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए, इतनी सी बातों को समझ गए हैं, बाकी की कार्यवाही को हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए बचाकर रखते हैं, है जी। अभी बहुत सारी चीजें मुझे आपको पढ़ानी थी, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए थे, संबंध भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे, है जी, बहुत प्यारी प्यारी चीजें। अब इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की सोच रहे हैं, और बताऊंगा भी आपको स्वतुल्य संबंध के बारे में, है ना। और इसके अलावा स्वतुल्य संबंध के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। संक्रमित संबंध भी पढ़ेंगे, सम्मित संबंध भी पढ़ेंगे, बताऊंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है, धोखेबाज प्यार क्या होता है, और स्वार्थी प्यार क्या होता है जी। अक्सर हम लोग स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है जी। आशा करता हूं हमारी आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, है जी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मजे के साथ हम सारी चीजों को कवर करवाएं बेटा। आज पहली क्लास है तो हो सकता है कि कुछ चीजों में गड़बड़ भी हुई हो, तो परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजों पे हमें काम करना है, भरोसा रखिए, आपको टॉप लेवल पर ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है, और इसे मैं हर हाल में पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए आपके साथ लग कर मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा, है जी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, देखते हैं 11th की कितनी बातें आप लोगों को याद हैं, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है जी। स्पेशल आप सभी के साथ रिक्वेस्ट है, बाकी समरी में मैंने आपको चीजें बताई, हमने सेट के बारे में जाना, हमने सबसेट के बारे में जाना, हमने समुच्चय जाना, हमने उप समुच्चय जाना, समुच्चय उप समुच्चय के अलावा हमने कार्डिनल नंबर के बारे में जाना, हमने इसके अलावा क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन के बारे में जाना, संबंध के बारे में मैंने आपको बताया कि बेसिकली संबंध क्या होता है, जिसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है। संबंध तो बहुत सारे होते हैं, जब एक कंडीशन लगा दी जाए तो वो बन जाता है हमारा मैथ का संबंध। वैसे देखा जाए तो जो संबंध होता है वो वास्तव में कार्तीय गुणन का ही उपसमुच्चय होता है, उसी का हिस्सा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा रिक्त समुच्चय क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको इकाई संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध क्या होता है, या फिर सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। इसके अलावा हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, लास्ट वाला जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पेपर के क्वेश्चंस भी उठाकर लेकर आऊंगा, जो इस चैप्टर से आपको देखने को मिले थे। अच्छा, इसका जो डीपीपी है वो आपको क्लास के बाद देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो मैंने आज आपको बताई हैं चीजें, इन पर आधारित एक बढ़िया सा डीपीपी आपको मिलेगा क्लास के बाद, जाकर उसे जरूर लगाना, अपने आप को जरूर परखना, है जी। और अभी के अभी मैं चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मुझसे एक वादा करें, आप लोग मुझसे एक कमिटमेंट करके जाएं, आप लोग मुझसे एक प्रॉमिस करके जाएं कि अब से सर लगकर आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं, बस हर हाल में हर कीमत पर हमें 100 में से 100 अंक दिला दीजिए, मैं दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, लेकिन आप लोगों को भी आज के आज अपनी टेबल पर लिखना है कि मैं हूं अगला टॉपर, अगला स्टेट टॉपर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एट लास्ट बस 3 चीजें कहूंगा, बड़ा सोचो, है जी, बिल्कुल भी डरो मत, और खुद पर भरोसा रखो। बड़ा सोच रखना है, सोच आपको अपनी बड़ी रखनी है, और जितना हो सके खुद पर यकीन रखना है, और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक बार नहीं आया, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, लेकिन करेंगे और पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए मैं लूंगा आप लोगों से इजाजत। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आगे की क्लासेस में हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो बढ़िया सा दिलों की बारिश करके बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश, उत्साह, उमंग और स्फूर्ति के साथ।
तब तक बने रहिए हमारे साथ। पीडब्ल्यू एमपी बोर्ड वाला हिंदी मीडियम आपके साथ है, आपके विश्वास के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।